साइंस की सीरीज़ की ही तरह ये वाली सीरीज़ भी हमारी रहेगी पॉलिटी की, जिसमें पहले हम थोड़ा-सा बेसिक कांसेप्ट देखेंगे, ओवरव्यू। घटना चक्र में मैंने देखा है बहुत सारे टीचर पढ़ाते हैं, वो डायरेक्ट क्वेश्चन पे जंप कर जाते हैं, एक्सप्लेनेशन नहीं देते, एक्सप्लेन नहीं करते हैं, समझाते नहीं हैं बेसिक कांसेप्ट जो दिया हुआ है, वो बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट कांसेप्ट है। तभी बच्चों को आगे क्वेश्चन करने में दिक्कत होती है, रटना पड़ता है, ये सारे बहुत सारे इश्यूज़ होते हैं। बट हमने जैसा आपसे वादा किया है, आपको एक्सप्लेनेशन भी मिलेगा और कवर टू कवर हम कंप्लीट करेंगे। बहुत सारे ये वाला चैप्टर फर्स्ट चैप्टर इसका पढ़ाते ही नहीं है, सीधा प्रीएम्बल्स वगैरह से स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है? तो चलो देखते हैं हम। पहला क्या है? द कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। कैसे कॉन्स्टिट्यूशन डेवलप हुआ इंडिया में? मतलब जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, कई सारे पुराने ब्रिटिशर्स के एक्ट वगैरह रह चुके हैं, उनसे काफ़ी मिलता-जुलता है। जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है, उससे बहुत सारी चीज़ें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ली गई हैं। तो वही देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशन बनने से पहले कौन-कौन सी चीज़ें थी जो जिसकी वजह से हम उस स्टेज पे पहुँचे, ठीक है? तो 2 फ़ेज़ में इसको डिवाइड किया गया है। पहला फ़ेज़ कौन-सा है? ब्रिटिश इंडिया ने जो एक्ट्स पास किए थे कंपनी रूल के टाइम पे 1773 से लेके 1853 तक, ठीक है? 1857 के बाद आप सबको पता ही है, रिवॉल्ट ऑफ 1857 हुआ था, फिर वहाँ से क्या हो गया था? वाइसरॉय वाला कंसेप्ट चल गया था हमारा, ठीक है? कैनिंग थे फर्स्ट वाइसरॉय। फिर दूसरा पार्ट क्या होगा? 1858, 58, 57 से जस्ट बाद जो रूल पास किए गए थे, ठीक है? ब्रिटिश क्राउन ने अपने अंडर में ले लिया था, वो है। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्या है हमारा? हाँ, और मैंने जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उसको आप लोगों के लिए हाईलाइट भी कर दी है, जिससे आपको दिक्कत ना हो। आप सब बोलोगे, कमेंट करोगे तो ये पीडीएफ में हाईलाइटेड पीडीएफ आपको फॉरवर्ड कर दूंगा, आराम से आप रिवाइज कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। पहला क्या था? रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। कंपनी को रेगुलेट करने के लिए ये एक्ट आए थे। कंपनी कई सारी माल प्रैक्टिसेस में जा चुकी थी, लोन वगैरह के लिए इन लोगों ने अप्लाई कर दिया था, तो इसको रेगुलेट करने के लिए इतनी प्रॉफिटेबल कंपनी कैसे इतने सारे लोन में आ गई, इसको चेक करने के लिए ब्रिटिशर्स ने फिर ये अप्लाई किया था रेगुलेटिंग एक्ट। रेगुलेटिंग एक्ट के थ्रू इसके थ्रू वो ब्रिटिशर्स पे नज़र रखती थी, ठीक है? तो पहला कौन सा था? 1773। डेजिग्नेटेड एज गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल वॉरेन हेस्टिंग टू द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल एंड सबस्यूम्ड द प्रेसिडेंसी ऑफ मद्रास बॉम्बे अंडर। मतलब जो गवर्नर जनरल थे बंगाल के, उनके अंडर में ये तीनों प्रेसिडेंसीज ला दी गई थी, ठीक है? मद्रास, बॉम्बे एंड बंगाल को, और वॉरेन हेस्टिंग को गवर्नर जनरल बना दिया गया था वहाँ का। द गवर्नर जनरल वॉज प्रोवाइडेड विद द एग्जीक्यूटिव काउंसिल। 4 मेंबर की एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी जो उनको असिस्ट करती थी। फिर अगला क्या है? द गवर्नर जनरल कुड वोट ओनली इन केस ऑफ टाई होता था तब वोट कर सकते थे वो। सुप्रीम कोर्ट which had a chief justice and 3 other judges was established at Fort William in Calcutta in the year 1774 by this act। सुप्रीम कोर्ट भी इसी के थ्रू बनाई गई थी, ठीक है? इसने क्या प्रोहिबिट किया था? सर्वेंट्स को प्राइवेट ट्रेड्स में इंगेज होने के लिए प्रोहिबिट कर दिया था, जिसके थ्रू ये होता था कि कंपनी के जो सर्वेंट्स होते थे वो अलग से ट्रेड करते थे, तो कंपनी लॉस में चली जाती थी, तो इसको कंपनी ने मना कर दिया था। अगला क्या है? ब्रिटिश गवर्नमेंट स्ट्रेंथन द कंट्रोल ओवर कंपनी थ्रू द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर से एक बॉडी बनाई गई थी टू रिपोर्ट इट्स रेवेन्यू, सिविल एंड मिलिट्री अफेयर्स। जितनी भी कंपनी की रेवेन्यू, सिविल और मिलिट्री अफेयर्स की इंफॉर्मेशन होती थी वो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को फॉरवर्ड करनी होती थी। उसके थ्रू ये क्या करती थी? कंपनी पे कंट्रोल रखते थे। फिर अगला एक्ट कौन सा था? पिट्स इंडिया एक्ट 1784 का, ठीक है? इसने क्या किया था? कमर्शियल एंड पॉलिटिकल फंक्शन को कंपनी के क्या कर दिया था? अलग अलग कर दिया था। एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया गया था पॉलिटिकल मैटर्स के लिए, और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो था उसको कमर्शियल मैटर्स दे दिए गए थे, ठीक है?
इन दोनों चीज़ों को भी अलग अलग कर दिया था जिससे अच्छे से एडमिनिस्ट्रेशन कर सकें, ठीक है। और बोर्ड ऑफ कंट्रोल में कितने मेंबर थे? 6 मेंबर थे। ये इंपॉर्टेंट है, पीवाईक्यू में आ चुके हैं ये सारे क्वेश्चन, इसीलिए हाईलाइटेड है। तो आप लोग प्रॉपर नोट्स भी बनाते रहिएगा साथ में। अगला एक्ट क्या था? एक्ट ऑफ 1786 provided that the governor general could overrule his council in matter of importance affecting the safety, peace and interest of empire in India, ठीक है। इन सारे रिलेटेड सेफ्टी और पीस के इंटरेस्ट में अगर जो गवर्नर जनरल था वो ओवर रूल कर सकता था, ठीक है। द गवर्नर जनरल वॉज ग्रांटेड द पावर, कमांडर इन चीफ बना दिया गया था, ठीक है। लॉर्ड कॉर्नवालिस वॉज फर्स्ट गवर्नर जनरल टू इंजॉय दिस पावर। अगला एक्ट कौन था? चार्टर एक्ट ऑफ 1793 फर्दर एक्सटेंडेड द कमर्शियल मोनोपोली ऑफ, कंपनी को 20 साल और अपना ट्रेड करने के लिए बढ़ा दिया गया था इस एक्ट के थ्रू। फिर 1883 का एक्ट आया, उसमें 1 लाख रुपए कंपनी प्रोवाइड करेगी एजुकेशन के लिए। द प्रोविजन ऑफ 1 लाख रुपीज पर ईयर टू स्पेंड ऑन एजुकेशन ऑफ इंडियंस का, इंडियंस की एजुकेशन के लिए 1 लाख रुपए कंपनी को प्रोवाइड करना था, जिसको वो एजुकेट करके आगे चल करके अपने काम में ले सके। जैसे इंडिया में कई सारी डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं अलग अलग एरिया में, तो ब्रिटिशर्स को अपने वर्क को स्ट्रीमलाइन करने में बहुत दिक्कत होती थी, इसलिए ये एक्ट आया था, एक्ट में ये प्रोविजन आया था, ठीक है। अगला एक्ट क्या है हमारा? चार्टर एक्ट ऑफ 1833 गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया गया था, जो कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिक थे फर्स्ट, ठीक है। इट एंडेड द एक्टिविटी ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी एज कॉमर्शियल बॉडी, अब वो ट्रेड वगैरह नहीं कर सकती थी, ठीक है। खाली उसके पास क्या रह गया था? एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी, एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड। आपने पढ़ रखा होगा कि बहुत सारे इंटरफेरेंस ये लोग करते थे एडमिनिस्ट्रेशंस में, जो प्रिंसली स्टेट्स वगैरह हुआ करती थी, है ना। तो खाली इनका कॉमर्शियल एक्टिविटी जो ये करते थे, ट्रेड्स वगैरह, इन सबको रोक दिया गया था, खाली एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी वाला काम इनके पास रखा गया था, ठीक है। द लीगल मेंबर 4 मेंबर वॉज इंक्लूडेड इन द एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ गवर्नर जनरल, ठीक है। और फर्स्ट लॉ मेंबर कौन थे? मैकाले थे, याद रखना ये पीवाईक्यू में। चार्टर एक्ट ऑफ 1853 क्या बोलता है, ठीक है। फर्स्ट टाइम लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव फंक्शंस ऑफ गवर्नर जनरल काउंसिल को क्या कर दिया था? अलग अलग कर दिया था। लेजिस्लेशन और एग्जीक्यूशन दोनों डिवाइड कर दिए गए थे, ठीक है। इट इंट्रोड्यूस्ड एन ओपन कंपटीशन सिस्टम फॉर सिलेक्शन एंड रिक्रूटमेंट ऑफ सिविल सर्वेंट, बट ग्राउंड रियलिटी कुछ और ही थी। अब हम क्वेश्चंस पे आ गए। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स द प्रोविजन वॉज मेड फॉर द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट एट कलकत्ता? अभी पढ़ा था हमने, 1773 के एक्ट के थ्रू हुआ था ना, रेगुलेटिंग एक्ट। और फर्स्ट कौन थे? फर्स्ट चीफ जस्टिस कौन थे? एलिजा एम्पे थे, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विद रेफरेंस टू द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट, विच ऑफ द स्टेटमेंट इज आर करेक्ट? सुप्रीम कोर्ट ऑफ कलकत्ता वॉज इस्टेब्लिश्ड बाय द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, ये सही है। लेस्मायर वॉज द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ दिस कोर्ट, ये नहीं, अभी हमने पढ़ा कौन थे? एलिजा एम्पे थे। लेस्मायर से कोई लेना देना नहीं हमारा, ठीक है। तो ऑप्शन ए ओनली 1 हो जाएगा हमारा सही। लिस्ट 1, लिस्ट 2, इसमें से देखते हैं। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ बोर्ड ऑफ कंट्रोल, ठीक है। दूसरा क्या है? इस्टेब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट, जो हमने अभी पढ़ा क्या? 1773, ठीक है। तो 17 रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 पे मैच कर लेते हैं, देखते हैं। बी का 1 है किसी में दिया हुआ, बी का 1 एक ही में दिया हुआ, देखिए एक ही ऑप्शन से आप आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं, बाकी एलिमिनेट, बाकी टाइम वेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं, एलिमिनेट करके आ सकते हैं। बाकी भी देख लेते हैं, ठीक है। परमिशन टू इंग्लिश मशीनरी टू वर्क इन इंडिया, ये किसके थ्रू दिया गया था? चार्टर एक्ट ऑफ किसके थ्रू? 1813 के थ्रू, इसी के थ्रू डिसाइड किया गया था क्या? 1 लाख रुपीज़।
इंग्लिश एजुकेशन के लिए, इसी के थ्रू ये किया गया था। अपॉइंटमेंट ऑफ लॉ मेंबर इन गवर्नर जनरल काउंसिल किसमें किया गया था? चार्टर एक्ट ऑफ 1833, तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ बोर्ड, ये तो हमने देखा था, पिट्स इंडिया एक्ट देखा था ना, उसके थ्रू किया जा गया था। इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। रेगुलेटिंग एक्ट 1773, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट। पिट्स इंडिया एक्ट 1784, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ बोर्ड ऑफ कंट्रोल। चार्टर एक्ट ऑफ 1833, परमिशन टू इंग्लिश मशीनरी टू वर्क इन इंडिया। चार्टर एक्ट ऑफ 1833, अपॉइंटमेंट ऑफ लॉ मेंबर गवर्नर जनरल काउंसिल में। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग लेड टू द इंट्रोडक्शन ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया? अभी हमने देखा था इंग्लिश एजुकेशन किसके थ्रू आई थी? चार्टर एक्ट ऑफ 1833। अगला क्या है? जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन भी डेवलप की गई थी, ये भी सही है। ओरिएंटल एंड इंग्लिशिस्ट कंट्रोवर्सी हुई थी। ओरिएंटल इंग्लिशिस्ट कंट्रोवर्सी मतलब ओरिएंटलिस्ट जो थे वो क्या, ट्रेडिशनल लैंग्वेज, लिटरेचर, वे ऑफ टीचिंग पे बिलीव करते थे, संस्कृत वगैरह इन सब चीज़ों पे। ठीक है। इंग्लिशिस्ट कौन थे? इंग्लिशिस्ट का बेसिकली ये काम था कि जो इंग्लिश को प्रमोट करना था, वेस्टर्न एजुकेशन, वेस्टर्न कल्चर को प्रमोट करने के लिए ये हुई थी, कंट्रोवर्सी हुई थी। उसमें से इंग्लिशिस्ट क्या हुए थे? जीत गए थे। सॉल्यूशन देखते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी डिस्करेज द ओरिएंटलिस्ट एजुकेशन सिस्टम। ठीक है, डिस्करेज किया उन्होंने, प्रमोट वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम। इन चार्टर एक्ट ऑफ 1813 there was also a provision that companies should invest 1 lakh every year on the education of Indians. In 1823, General Committee of Public Interest was constituted, which has responsibility to grant 1 lakh rupees. ठीक है। Orientalist Englishist controversy was a controversy regarding the nature of education that British East India Company was to impart to the local population in the territory. इंग्लिश या फिर हिंदी, संस्कृत, किस बेसिस पे जो एजुकेशन होगी, ये जो पैसा इन्वेस्ट किया जाएगा, किस लैंग्वेज में उनको पढ़ाया जाएगा, है ना? इसलिए आगे चलते हैं। By which act the British Parliament has abolished the monopoly of East India Company's trade in India except tea and China trade. अभी हमने पढ़ा था 1813 के थ्रू। ठीक है। Act of 1813 abolished the commercial role of East India Company, allowed East India Company to perform political functions only. ठीक है। The trade monopoly of East India Company was abolished by the Charter Act of 1813 except tea and trade in tea and China. ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीट किया गया है। अगला क्या है? Which act of British Parliament abolished the East India Company's monopoly over trade in India? ट्रेड इन इंडिया किसके थ्रू अबॉलिश किया गया था? खाली टी में ट्रेड कर सकती थी वो, और चाइना के साथ कर सकते थे। चार्टर एक्ट ऑफ 1813. Charter Act of 1813 deprived the company of its monopoly over the trade with India, but it still enjoyed its monopoly of trade with China and trade in tea. अगला क्या है? Consider the following statement अबाउट द चार्टर एक्ट ऑफ 1813। देखिए कितने क्वेश्चन में चार्टर एक्ट ऑफ 1813 के बारे में पूछा गया है, तो इससे क्या पता लगता है? बहुत इंपॉर्टेंट है, नेक्स्ट ईयर भी पूछा जा सकता है, और घुमा फिरा के एक दो चीज़ें ही पूछ रहे हैं, तो इसके आप वीडियो देखते देखते प्रॉपर एक नोट्स बना लेंगे आप, तो आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है, यहीं पे प्रिपेयर हो जाएगा, रिवाइज हो जाएगा सारा। चलिए पहले देखते हैं हम क्या है। इट एंडेड द ट्रेड मोनोपोली, ठीक है, ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया एक्सेप्ट द ट्रेड इन टी एंड ट्रेड विद चाइना, करेक्ट। इट असर्टेड द सोवरेनिटी ऑफ ब्रिटिश क्राउन ओवर द इंडियन टेरिटरी हेल्ड बाय कंपनी, ऐसा तो हाँ ये भी सही है, ठीक है, इसको भी देखेंगे। द रेवेन्यू ऑफ इंडिया
वर नाउ कंट्रोल्ड बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट। रेवेन्यू से रिलेटेड तो कोई बात नहीं की गई इसमें, गलत है। ऑप्शन देख लेते हैं फिर बताता हूँ। ऑप्शन ए ठीक है, 1 एंड 2 हमारा सही है, 1 एंड 2 हमारा सही है। इसका सॉल्यूशन देखते हैं अभी हम आगे चल के। द ट्रेड मोनोपोली ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया वॉज अबॉलिश्ड एक्सेप्ट ट्रेड इन टी एंड चाइना through the Charter Act of 1813. Though through this act, sovereignty of British Crown over the Indian Company territory was asserted. अच्छा, कंपनी टेरिटरी जो थी उस पे उन्होंने अपना हक जमाना शुरू कर दिया था। वही मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया था कि इंडिया के ऊपर अभी तो नहीं हुआ था ऐसा कुछ। ठीक है, आगे क्या है? Thus the statement 1 and 2 are true, but the statement 3 is not correct because this act kept rights over the territory and revenue under the East India Company for next 20 years. The Indian revenue was bought under the direct control of British Parliament through the Act of 1857, जब क्राउन रूल स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, तब से इन्होंने डायरेक्ट कंट्रोल ले लिया था। अगला क्या है? Which act for the first time made it possible for Indians to take some share in the administration of their company? Act of 1833 के थ्रू हुआ था। Section 87 was one of the most important section of Charter Act of 1833. It stated that no person of India or the Crown should be debarred from any post or services under the company on the ground of religion, place of birth, descent, color, or any of them. Subsequently, Section 87 of the Act 1833 became the foundation for the demand of participation of Indians in administration during the political movement. इसके थ्रू क्या हुआ था? थोड़ा सा शेयर मिल गया था इंडियंस को पार्टिसिपेट करने के लिए, ठीक है, पॉलिटिकल मूवमेंट्स वगैरह में। अब हम अगले पार्ट पे पहुंच गए हैं, जो कि है हमारा, इसको क्या बोलते, एक्ट पास्ड अंडर द ब्रिटिश क्राउन 1858 से लेके, जितने भी एक्ट्स इंपॉर्टेंट एक्ट्स पास हुए थे 1858 से लेके इंडिपेंडेंस तक 1947 तक, उनको देख लेंगे। पहला क्या था? ब्रिटिश क्राउन डिसाइडेड टू assume sovereignty over India from the East India Company by Government of India Act 1857. डिसमेंटल कर दिया गया था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को, हटा दिया गया था और पूरा का पूरा कंट्रोल क्राउन के अंडर चला गया था, क्योंकि 1857 का जो रिवॉल्ट था वो बहुत ही बड़ा सेटबैक था ब्रिटिशर्स के लिए। अगर जो वो अभी भी सुधरते नहीं तो सारा जितनी पावर और रूलिंग थी उनके हाथों से निकल सकती थी, इसलिए उन्होंने अपने अंदर ही सेल्फ चेंज लेके आए, जिससे वो इंडियंस को और बहला फुसला कर कुछ दिन तक क्या करें, एक्सप्लॉइट कर सके। चलो देखते हैं। द नेम ऑफ पोस्ट ऑफ गवर्नर जनरल वॉज रिनेम्ड। अब गवर्नर जनरल से कौन हो गया था? वॉइसरॉय में चेंज हो गई थी, ठीक है। और लॉर्ड कैनिंग कौन थे? फर्स्ट वॉइसरॉय बन गए थे, ठीक। द बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के, ये दोनों चीज़ें क्या कर दी गई थी? डिसमेंटल कर दी गई थी। और अ न्यू पोस्ट ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया वॉज क्रिएटेड। He was assisted by the 15 member. He received the power so long enjoyed by the court of director and board. Similar powers लगभग थी इनके पास। आगे क्या है? इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861 आया था, ठीक है। इनिशिएटेड द पार्टिसिपेशन ऑफ इंडियन रिप्रेजेंटेटिव इन लॉ मेकिंग प्रोसेस में इसने पावर दी थी कि इंडियंस लॉ मेकिंग पावर्स में पार्टिसिपेट कर सकते थे। द एक्ट रिस्टोर्ड द लेजिस्लेटिव पावर ऑफ मेकिंग एंड अमेंडिंग द लॉ टू प्रोविंस ऑफ मद्रास, बॉम्बे, thus इनिशिएटिंग द प्रोसेस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन बेसिकली जो पावर थी छोटे लेवल्स तक पहुंचा दी गई थी कि वो लोग भी आके काम कर सकते हैं हमारे साथ, ठीक है।
वॉइसरॉय टू इशू द ऑर्डिनेंस इन केस ऑफ इमरजेंसी, ये पावर भी मिल गई थी। इमरजेंसी के टाइम पे वॉइसरॉय ऑर्डिनेंस इशू कर सकते थे, जो कि 6 महीने से ज़्यादा दिन तक अप्लाई नहीं हो सकता था। काउंसिल एक्ट ऑफ 1892 का देखते हैं। इंक्रीज द नंबर ऑफ नॉन ऑफिशियल मेंबर बोथ इन द सेंटर एंड प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल बट मेंटेन द ऑफिशियल मेजोरिटी। ठीक है, ऑफिशियल मेजोरिटी बना के रखते थे। ब्रिटिशर्स अभी भी ज़्यादा थे। ठीक है, आगे इंडियन मेंबर्स वर ग्रांटेड द राइट टू आस्क क्वेश्चन। ये राइट टू आस्क क्वेश्चन के लिए इनको इंडियन मेंबर्स को पावर मिल गई थी कि वो क्वेश्चंस भी आस्क कर सकते थे। पहले बजट वगैरह आते थे, खाली इंडियंस बैठे रहते थे, देखते थे, कोई रोल नहीं था। अब क्वेश्चंस और डिस्कशन भी बजट पे कर सकते थे, अपने पॉइंट ऑफ व्यू रख सकते थे। ठीक है, बट सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस नहीं पूछ सकते थे। सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस वो उनको मिली थी पावर 1909 के थ्रू। ठीक है, अभी देखेंगे आगे चल के हम लोग। अगला क्या है, इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909, also known as the name of Morley-Monroe Reform. It provided for the first time for the association of Indians with the Executive Council, Viceroy and Governor General. पहले मेंबर कौन थे जिन्होंने ज्वाइन किया था एग्जीक्यूटिव काउंसिल? वो थे सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, याद रखना। बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू ज्वाइन वाइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल। ठीक है, he was appointed as a law member. The function and the size of legislatures both as a center and the province were enlarged. साइज बढ़ा दिया गया था, ज़्यादा members इंडक्ट कर दिए गए थे। The member of council were given the right to discuss and asking the supplementary questions. ठीक है, 1892 के थ्रू क्या कर सकते थे? खाली क्वेश्चन कर सकते थे और डिस्कस कर सकते थे। अब काउंटर क्वेश्चंस भी कर सकते थे, सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस भी कर सकते थे। ठीक है, हेंस लॉर्ड मिंटो नहीं, फिर उसके बाद क्या था? द एक्ट प्रोवाइडेड सेपरेट इलेक्टोरेट टू द मुस्लिम्स। सेपरेट इलेक्टोरेट्स मतलब मुस्लिम्स के लिए अलग से पावर दी गई थी, अलग से सेपरेट इलेक्टोरेट्स मतलब जिस रीजन में मुस्लिम्स हैं वहाँ पे मुस्लिमों को जो उनका लीडर होता था वो खाली मुस्लिम्स ही इलेक्ट कर सकते थे, किसी और की जरूरत नहीं थी। ठीक है, आगे देखते हैं। लॉर्ड मिंटो केम टू बी नोन एज द फादर ऑफ कम्युनल अवार्ड। कम्युनल इलेक्टोरेट्स मतलब एक कम्युनिटी के बेस पे इन्होंने वोटिंग राइट्स, इलेक्टोरल राइट्स प्रोवाइड किए थे, इसलिए इनको ऐसा बोला जाता था। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 इज नोन बाय अ नेम ऑफ मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड भी बोलते थे इसको। दिस एक्ट फॉर द फर्स्ट टाइम अडॉप्टेड द डायरेक्ट इलेक्शन, पहली बार हुए थे यहाँ पे। और यहाँ पर भी क्या किया जाए, जो कम्युनल इलेक्टोरेट था उसको क्या कर दिया गया था? सेपरेट इलेक्टोरेट्स को सिख, इंडियन क्रिश्चियन, यूरोपियंस एंड एंग्लो इंडियंस को भी दे दिया गया था, उनको भी इंक्लूड कर लिया गया था। इट इंट्रोड्यूस द बाइकैमरलिज्म एट सेंट्रल लेवल। बाइकैमरलिज्म मतलब कि अपर हाउस एंड लोअर हाउस। ठीक है, जैसे हमारे लोकसभा, राज्यसभा वगैरह होती हैं, बाइकैमरलिज्म उसको इंट्रोड्यूस किया था किसने? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 ने। ठीक है, इट इंट्रोड्यूस द डायरकी इन द प्रोविंस। प्रोविंस सब्जेक्ट्स वर फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट, ट्रांसफर्ड एंड रिजर्व। डायरकी में 2 पार्ट में डिवाइड कर दिए गए थे, ट्रांसफर्ड में और रिजर्व्ड में। ठीक है, आगे क्या था? अंडर दिस एक्ट द कमीशन was to be constituted after 10 years, which will review the working of act and present its report. In November 1927, 2 years before the schedule, the British government announced the appointment of 7-member statutory commission under the chairmanship of Simon to report on the condition of India under the new constitution. The commission was hence called as Simon Commission. बेसिकली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो 1919 आया था उसके ऊपर साइमन कमीशन को रिपोर्ट देनी थी, जो कि क्या था?
7 मेंबर बॉडी थी, बट इसमें से एक भी इंडियन नहीं था। इंडियन नहीं था तो इसको बहुत ही अच्छे तरीके से अपोज किया गया था। ठीक है, अगला एक्ट था हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, प्रोवाइडेड फॉर द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्ट है हमारा 1935 का और 1919 का। दो एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके प्रॉपर नोट्स रहने चाहिए आपके पास। ठीक है, ऑल इंडिया फेडरेशन की बात की गई थी, जिसमें से प्रिंसली स्टेट्स आकर के सेंटर से मिल सकते थे और पावर डिवीजन ऑफ पावर हो जाता है ना। डायरकी एट सेंटर आ गई थी, और वही डायरकी क्या गई थी, प्रोविंस से अबॉलिश कर दी गई थी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का इस्टेब्लिशमेंट हुआ था यहीं पे। और क्या हुआ था, प्रिंसली principle of communal representation was further extended by providing the separate electorates for scheduled caste, women and laborers। इन लोगों को भी एक्सटेंड कर दिया गया था, जिससे क्या हो सके, सब लोग अपने अपने राइट्स के लिए इंडिविजुअली फाइट करें, और क्या हो, जो इंडियन सोसाइटी है, जो यूनाइटेड इंडियन सोसाइटी है, यूनिटी एंड डाइवर्सिटी का जो नेचर है, उसको क्या कर सके, उसको अच्छे से वो डिवाइड कर सकें और एक एक पार्ट पे रूल कर सके। डिवाइड एंड रूल की जो इनकी पॉलिसी थी उसको ढंग से अप्लाई कर सके। इसलिए ये हर कुछ सालों बाद कम्युनल अवार्ड्स बढ़ाते ही जा रहे थे लोगों के लिए, अलग अलग कम्युनिटीज़ के लिए। पहले सिख के लिए, पहले सिर्फ मुस्लिम को दिया गया, मैं रिवाइज करवा देता हूँ आपको, 1909 में। फिर एक्सटेंड कर दिया गया 1919 में, किसको, सिख एंग्लो इंडियंस वगैरह को। अब इन्होंने 35 में किया है, 1935 में इसमें इन्होंने इंक्लूड कर लिया शेड्यूल्ड कास्ट को, वुमेन्स को, लेबर्स को, इन सबको भी इंक्लूड कर लिया है। 1935 एक्ट के थ्रू फेडरल कोर्ट का भी फॉर्मेशन हुआ, जो आगे चल करके क्या बन गई, अपनी सुप्रीम कोर्ट बनी। फिर क्या हुआ, सेपरेशन ऑफ बर्मा हुआ। बर्मा करेंटली म्यांमार है, म्यांमार, जो कि क्या हुआ था, सेपरेट हुआ था उसी टाइम पे। अगर जो हम म्यांमार का मैप देखें तो ये जो पार्ट है यहाँ पे क्या है, ये म्यांमार का पार्ट है। ठीक है, फिर आगे देखते हैं हम लोग। सेपरेशन ऑफ बर्मा हो गया फ्रॉम द ब्रिटिश इंडिया एंड एस्टेब्लिश 2 न्यू प्रोविंस, सिंध और ओडिशा 2 प्रोविंस बने। ठीक है, इट इंट्रोड्यूस्ड अ बाइकैमरलिज्म। ठीक है, बाइकैमरलिज्म जैसे लोकसभा, राज्यसभा करंटली। ठीक है, फिर इट अबॉलिश द ऑफिस ऑफ, फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1947 आया, डिक्लेयर्ड इंडिया टू बी एन इंडिपेंडेंट एंड सॉवरेन नेशन ऑन अगस्त 1597 को इंडिया को आज़ादी मिल गई। इट अबॉलिश द ऑफिस ऑफ वाइसरॉय एंड गवर्नर जनरल एज अपॉइंटेड फॉर ईच डोमेन। इट ड्रॉप्ड द टाइटल ऑफ एम्परर ऑफ इंडिया फ्रॉम द रॉयल टाइटल ऑफ किंग ऑफ इंग्लैंड। ये सारे टाइटल्स क्या कर दिए गए, ड्रॉप कर दिया गया, और इंडिया को इंडिपेंडेंस मिल गई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के थ्रू। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट नहीं, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947 के थ्रू इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली है। अब हम देखने जा रहे हैं आगे के क्वेश्चंस। चलिए फटाफट देख लेते हैं, ऑलरेडी इतना टाइम हो गया, थोड़ा जल्दी चलेंगे। ठीक है, क्या है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861। ठीक है, एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। As a result of this act, the total member of Executive Council of Governor General became 7। ऐसा कुछ नहीं था, 7 नहीं थे, 6 थे। तो पहला ए हमारा कट जाएगा, तो इसमें से देखते, एक गया, 2 गया, तीनों चले गए, एलिमिनेट हो गया। सेकेंड एंड थर्ड हमारा सही। फॉर एग्जीक्यूटिव वर्क, नंबर ऑफ एडिशनल मेंबर्स कुड बी मिनिमम 6 से 12 के बीच में इन्होंने किया था, जो मैं 6 बता रहा हूँ, 6 से 12 के बीच में। ठीक है, नो डिफरेंशिएशन वॉज मेड बिटवीन स्टेट एंड सेंट्रल सब्जेक्ट्स, ये भी सही है। ठीक है, कोई डिफरेंशिएशन नहीं बनाया गया था इसके थ्रू। सॉल्यूशन देख लेते हैं। द इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861
ट्रांसफॉर्म द वाइसरॉयज एग्जीक्यूटिव काउंसिल इनटू अ मिनिएचर कैबिनेट, ठीक है। रनिंग ऑन द पोर्टफोलियो सिस्टम, पोर्टफोलियो सिस्टम मतलब अलग अलग मिनिस्ट्रीज में डिवाइड कर दिया। ऑल द 5 मेंबर्स वर असाइंड एज अ डिपार्टमेंट, मिनिस्ट्रीज डिपार्टमेंट टाइप का कर दिया था, आउट ऑफ रेवेन्यू, फाइनेंस, लॉ, होम, मिलिट्री एंड ऑफ, ठीक है। In 1874, the 6th member was added to the Executive Council for the Public Work Department. आगे देख लेते हैं। Read the following statement with respect to the Indian Council Act of 1892. Indian Council Act of 1890 देख लेते हैं। It was implemented on 20th June 1982. ऐसा तो कुछ नहीं था, इम्प्लीमेंट नहीं हुआ था, ये शायद क्राउन से इसको परमिशन मिल गई थी, वहां से साइन हुआ था, इम्प्लीमेंट बाद में हुआ था। आगे क्या था? आउट ऑफ टोटल 24, 5 वर नॉन गवर्नमेंटल मेंबर, ऐसा भी नहीं था। द मेंबर वर गिवन राइट टू आस्क सप्लीमेंट्री क्वेश्चन। सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस मैंने आपको क्या बताया था? 1909 मॉर्ले मिंटो के थ्रू इनको मिला था, उससे पहले नहीं मिला था, इसको ध्यान रखिएगा। खाली डिस्कस कर सकते थे, ठीक है, बजट को। सॉल्यूशन देखिए, इसमें से कोई भी करेक्ट नहीं है, ठीक है, ट्रू पूछा है ना, अगर जो इनकरेक्ट पूछते तो ये वाला हो जाता हमारा। देख लेते हैं। द ब्रिटिश पार्लियामेंट पास द इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892। इट गैदर्ड द रॉयल असेंट ऑन जून 1892 को क्या मिला था? रॉयल असेंट मिला था क्राउन से, ठीक है। वॉज कमेंस्ड कब हुआ था, अप्लाई कब हुआ था? जाके 1893 में, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। द नंबर ऑफ एडिशनल मेंबर इलेक्टेड टू द गवर्नर जनरल काउंसिल वॉज इंक्रीज टू मिनिमम 10 टू मैक्सिमम 12 कर दिए गए थे। Among the additional member at least half had to be non official था, ठीक है। Thus as per the rule of this act, in these additional members 6 were official and 10 were non official. In non official member both Indian and Europeans are included, तो स्टेटमेंट दूसरा भी हमारा गलत हो जाएगा। In this act the right to discuss the budget was given but the member was not given the right to ask supplementary question, जैसा मैंने आपको बताया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ इंडिया रिसीव द पावर टू डिस्कस द बजट? मैंने आपको भी बताया। अगला सवाल क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट प्रोवाइड फॉर द कम्युनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ब्रिटिश इंडिया? कम्युनल रिप्रेजेंटेशन, फादर ऑफ कम्युनल अवार्ड किसे बोला गया था? मिंटो को बोला गया था, है ना। तो मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म 19 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 को, इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 भी बोलते हैं, ठीक है। अगला क्या है? द एक्ट ऑफ 1909 वॉज एसोसिएटेड विद इंट्रोडक्शन ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट। बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्ट वॉज द फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया? फेडरल कोर्ट अभी बताया आपको, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के थ्रू हुई थी, और इस्टेब्लिश कब हुई थी? 2 साल बाद, 37 में हुई थी, 2 साल जस्ट बाद में, 1937 में, ठीक है। तो इसमें से क्या हो जाएगा? नन ऑफ द अबव हो जाएगा। द फेडरल कोर्ट इन इंडिया वॉज एस्टेब्लिश्ड ऑन 1 अक्टूबर 1937 बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के थ्रू। सर म्यूरिस गायर वॉज द फर्स्ट चीफ जस्टिस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी आपने देखा होगा 2023 के PYQ में, अगर जो मैं बताऊं तो एक क्वेश्चन पूछा गया था, शायद यूपी की फर्स्ट गवर्नर पूछी गई थी या फिर चीफ मिनिस्टर करके पूछी गई थी जी। तो फिर आप जो जितने भी फर्स्ट आते हैं ना, फर्स्ट चीफ जस्टिस, है ना, सुप्रीम कोर्ट फर्स्ट टाइम कहाँ पे, फर्स्ट टाइम कौन से एक्ट के थ्रू हुई थी, है ना, RBI फर्स्ट किसके थ्रू हुई थी, ये सारी चीज़ें जो फर्स्ट से रिलेटेड हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। स्टेट PCS इस पे क्वेश्चन बनाते ही बनाते हैं, हर साल 1-2 क्वेश्चन आपको दिख जाएंगे। द फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया वॉज एस्टेब्लिश इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर? सेम है ना,
ये क्या था? अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स डायरकी वॉज इंट्रोड्यूस्ड एज सेंट्रल लेवल। देखो सेंट्रल लेवल, इसको मैं याद करने का तरीका बता देता हूँ। सेंटर में चीज़ें कब पहुँचती हैं? काफ़ी लेट पहुँचती हैं, ठीक है। तो मैं आपको बता देता हूँ, 2 एक्ट मैंने इंपॉर्टेंट बताए थे, 1919 और एक कौन सा था 1935 का। दोनों बहुत इंपॉर्टेंट थे ना। तो ये बाद में है ना, लेट है। तो इसमें कहाँ छोटे लेवल पे, प्रोविंस लेवल पे पहले पहुँच जाएगी डायरकी, और बाद में कहाँ पहुँचेगी? बाद वाले एक्ट में, 35 के एक्ट में। ये बस याद करने का तरीका है। हाँ, देख लेते हैं हम इसका एक्सप्लेनेशन। साइलेंट फीचर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, इसको स्टार मार्क कर लीजिए। डायरकी वॉज इंट्रोड्यूस्ड एट द सेंट्रल लेवल, प्रोविंशियल डायरकी वॉज इन्विसाज इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990, अभी बताया आपको ऊपर। वॉज अबॉलिश्ड, सेंट्रल सब्जेक्ट्स वर डिवाइडेड इनटू रिजर्व्ड एंड ट्रांसफर में भी हो गया था। The Government of India Act 1935 proposed to set up All India Federation comprising of British Indian province and princely state। आगे का देखते हैं। The Supreme Court of British Parliament remained in act under the Government of India Act 1935। बर्मा सेपरेट हो गया था। फिर क्या हुआ था? 35 abolish the Council of Secretary of States of India which was कब established हुए थे? आफ्टर जस्ट रिवॉल्ट ऑफ 1857 का जब हुआ था। फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया वॉज एस्टेब्लिश्ड ऑन 1 अक्टूबर 1937, ये भी बता चुका हूँ। मॉरिस गायर जो थे वो फर्स्ट चीफ जस्टिस थे, अभी पहले हम पढ़ चुके हैं। द सेंट्रल फेडरल बैंक वॉज, जो आगे चल के क्या बनी थी, आरबीआई, भी इसी टाइम पे एस्टेब्लिश हुई थी। 9th क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट सेट अप द डायरकी सिस्टम ऑफ सेंट्रल लेवल? Easy. Which of the following is our principal feature of Government of India Act 1919 का क्या था? It introduced the diarchy in the executive government of province। 1919 की बात हुई तो province में करेक्ट हो जाएगा। It introduced the separate communal Muslims का तो ये कब कर दिया गया था? पहले ही कर दिया गया था, 1909 में ही कर दिया गया था। तो ऑप्शन 2 जहाँ पर भी है हटा देंगे उसको, ठीक है। अभी फर्स्ट एंड थर्ड बचा हमारा, लास्ट देख लेते। डिवोल्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव अथॉरिटी बाय द सेंटर टू द प्रोविंस, ठीक है। डायरकी इंट्रोड्यूस करके ही डिवोल्यूशन हो गया था ना। इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं हम। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 was passed by the British Parliament. The act embodied the reforms recommended in the report of Secretary of State of India, Edwin Montagu and Viceroy Chelmsford. This act provided for the introduction of dual form of government in province known as diarchy. The subject of administrations को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया था, रिजर्व्ड एंड ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट में। रिजर्व सब्जेक्ट जो थे वर केप्ट अंडर द गवर्नर और एग्जीक्यूटिव काउंसिल के, और ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट वर केप्ट अंडर द मिनिस्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर provincial legislature. The distribution of power between center and province was done in the form of federal and provincial subject, ठीक है। As far as the question of a separate electorate system for Muslim is concerned, ये मैं पहले ही बता चुका हूँ। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 के थ्रू ही इनको दे दिया गया था, और 1919 में क्या कर दिया गया था? एक्सटेंड कर दिया गया था किसको? सिख्स को, यूरोपियंस को, इंडियन क्रिश्चियन को और एंग्लो इंडियंस को, इतने लोगों को एक्सटेंड कर दिया गया था। अगला, इन कंटेक्स्ट ऑफ इंडियन हिस्ट्री द प्रिंसिपल ऑफ डायरकी रिफर्स टू, इसका मतलब क्या होता है? द डिवीजन ऑफ सेंट्रल लेजिस्लेचर इनटू 2 हाउसेस, ऐसा नहीं है। 2 हाउसेस तो बाई कैमरलिज्म हो जाएगा ना। इंट्रोडक्शन ऑफ डुअल गवर्नमेंट, सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट, ऐसा भी नहीं है। हैविंग 2 सेट्स ऑफ रूलर्स, अरे ये तो बिल्कुल भी नहीं है। द डिवीजन ऑफ सब्जेक्ट्स
डेलीगेटेड टू द प्रोविंस इन 2 कैटेगरीज। हाँ, जो ऊपर हमने पढ़ा, क्या? ट्रांसफर एंड रिजर्व। ट्रांसफर और रिजर्व्स में कौन कौन से वो आते थे उसको हम देख लेते हैं। रिजर्व सब्जेक्ट्स में आते थे, वेट अ मिनट, रिजर्व सब्जेक्ट्स में आते थे पुलिसिंग, जेल, जस्टिस, फाइनेंस, इरिगेशन, जितने भी इम्पॉर्टेंट होते थे वो सारे रिजर्व के अंडर आते थे। गवर्नर ने वो अपने आप रख लिए थे कि ब्रिटिशर्स का कंट्रोल अच्छे से बन सके, और जो फालतू के थे लेसर इंपॉर्टेंस वाले उनको क्या कर दिया गया था, ट्रांसफर्ड में डाल दिया गया था, जैसे कि एजुकेशन, एग्रीकल्चर, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, ईटीसी। 12th क्वेश्चन देखते हैं हम। इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 the function of provincial government were divided into reserved and transferred subject. Which of the following were treated as a reserve? अच्छा, रिजर्व सब्जेक्ट्स में कौन कौन से थे, चलो देख लेते हैं। पहला क्या, एडमिनिस्ट्रेशन एंड जस्टिस। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन गवर्नर के पास था, रिजर्व में था। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट अभी हमने क्या पढ़ा, ये हमने ट्रांसफर को पहुंचा दिया गया था। यहाँ पे देखिए ट्रांसफर सब्जेक्ट में क्या है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है, तो जहाँ पर भी 2 है, सेकंड है, हम एलिमिनेट कर देते हैं, आगे हमें पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं। बाकी देख लेते हैं, लैंड रेवेन्यू और पुलिसिंग ये भी आते थे। अगला देख लेते हैं, विच एक्ट इस्टेब्लिश द डायरकियल सिस्टम ऑफ प्रोविंस। अभी बताया प्रोविंस है तो पहले आएगा, पहले कौन आया था बेचारा, 1919 का एक्ट पहले आ गया था। और अगर जो हमें ऊपर जाना है सेंटर पे, तो सेंटर क्या है, 35 का जो एक्ट आया था उसके थ्रू डायरकी वहाँ पे इंट्रोड्यूस की गई थी। ये बस याद करने का एक तरीका है। और हाँ, मैं बताना चाहूँगा, अगर जो आपको कहीं पे कुछ लगता है कि मैंने कुछ फैक्ट गलत बता दिया या फिर जल्दबाजी में इधर उधर हो गया प्रोनाउंसिएशन, किसी भी चीज़ से रिलेटेड आपको इम्प्रूवमेंट चाहिए या फिर उसका फैक्ट करेक्ट कराना है, तो आप सारे लोग कमेंट कर सकते हो, मैं वहीं पे जाके आपका देख लूँगा, आप अपने रिव्यूज़ वगैरह दे सकते हो, वहीं पे करेक्ट कर दूँगा। आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। सॉल्यूशन देखने की ज़रूरत नहीं है, सेम चीज़ है। देखिए जैसे मैं ऊपर से बता देता हूँ, रिजर्व सब्जेक्ट अब इसमें लिस्ट में बता देंगे क्या क्या है, लॉ एंड ऑर्डर, फाइनेंस, लैंड रेवेन्यू, ठीक है, ब्रिटिशर्स गवर्नर के अंदर में एग्जीक्यूटिव काउंसिल के, ठीक है, यही सब है और कुछ नहीं। अगला देखते हैं 14th, इंडियन लेजिस्लेचर वॉज मेड बाई कैमरल फॉर द फर्स्ट टाइम। किसके थ्रू हुआ था, बाई कैमरलिज्म, 1919 के एक्ट के थ्रू, अपर हाउस लोअर हाउस टाइप का, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए आप, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 मेड द इंडियन लेजिस्लेचर बाई कैमरल फॉर द फर्स्ट टाइम, अपर हाउस नेम्ड एज हाउस ऑफ स्टेट एंड लोअर हाउस नेम्ड एज लेजिस्लेटिव असेंबली। अगला देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट इंट्रोड्यूस्ड बाई कैमरलिज्म, फिर से आ गया। अगला क्या है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, Montagu Chelmsford reform of 1919 recommended granting voting rights to all the women above the age। अच्छा, आप थोड़ा सा गेस करिए, वुमेन राइट्स, ऑल द वुमेन्स, कितना एक्सट्रीम कंडीशन की बात कर रहा है ना। तो ये तो कैसे भी नहीं होगा, पहला वाला कट जाएगा हमारा, तो ये दोनों, सेकेंड वाला ऑप्शन देख लेते हैं। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 गेव वुमेन्स रिजर्व सीट्स इन लेजिस्लेचर। हाँ, ये होगा रिजर्व सीट्स का मतलब, हमने पढ़ा था जब 1935 का एक्ट, तो उन लोगों ने वुमेन्स, लेबर्स वगैरह को क्या कर दिया था, अलग से रिजर्वेशन प्रोवाइड कर दिया था, है ना, उसी से रिलेटेड बात कर रहे हैं ये। सॉल्यूशन देखते हैं, सॉल्यूशन क्या है, इन 1918 व्हेन द ब्रिटेन ग्रांटेड लिमिटेड सफरेज टू वुमेन property holder, the law did not apply to the British citizen as the other part of despite all India women deputation led by Sarojini Naidu and Edwin Samuel Montagu, then Secretary of State, Indian women's demands were ignored in the Montagu Chelmsford reform। ठीक है, though women were not granted voting rights, है ना, nor the right to stand in elections, the Government of India Act 1919 allowed provincial councils to determine if women could have vote provided
दे मेट द स्ट्रिंजेंट प्रॉपर्टी इनकम एंड एजुकेशन लेवल। मतलब कुछ वुमेन्स को दिया गया था जो एजुकेटेड वुमेन्स थी और क्या थी, उनके पास अच्छी खासी प्रॉपर्टीज थी। तो ऑल वुमेन वाला जो कंसेप्ट था वो तो एक्सट्रीम हो गया ना, वो एलिमिनेट हो गया हमारा ऑप्शन। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला स्टेटमेंट 2 भी देख लेते हैं। is correct as Government of India Act 1935 extended the principle of communal representation। मैंने आप लोगों को बताया था लेबर और वुमेन्स को भी इंक्लूड कर दिया गया था by providing separate electrode for the depressed class, scheduled caste, women and laborers and workers। 17th वाला देखते हैं। with reference to Indian civil services which of the following statement is are correct? Government of India Act 1919 provided for the separate examination for the Indian civil services which was to be held in India। ठीक है, यहाँ पे बात की गई थी। इन द इंडियन सिविल सर्विसेज 1941 की बात हो रही, ध्यान रखिएगा, 14 वगैरह की नहीं बात हो रही। 41 इंडिपेंडेंस मिलने वाला था हमारा। क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 में स्टार्ट हुआ था कि जस्ट पहले इंडियंस क्या हो चुके थे, अच्छा खासा एजुकेट हो चुके थे। ठीक है, द परसेंटेज ऑफ इंडियंस वॉज मोर एज कंपेयर टू द यूरोपियंस इंडियन सिविल सर्विसेज में। ये भी पॉजिटिव सेंटेंस है। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, दोनों ऑप्शन सही हो जाएंगे। ठीक है, अगला देखते हैं। बाय विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट द सिस्टम ऑफ चैम्बर्स ऑफ प्रिंस with 120 member was created। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 ये क्या करता था, टू प्रोवाइड फोरम इन विच द रूलर्स ऑफ प्रिंसली स्टेट्स जो होते थे वो अपनी वॉइस को अच्छे से रख सकते थे। ठीक है, ऑफ इंडिया कुड वॉइस देयर नीड्स एंड एस्पिरेशन टू द कॉलोनियल गवर्नमेंट। ब्रिटिशर्स के सामने अगर जो कोई चीज़ उन्हें बतानी है, कोई इश्यू डिस्कस करना है, वो यहाँ पे आके प्रिंस ऑफ चैम्बर में वो डिस्कस कर सकते थे। द एनुअल मीटिंग ऑफ चैम्बर ऑफ प्रिंस ऑफ चैम्बर वॉज प्रिजाइडेड ओवर द वॉइसरॉय ऑफ इंडिया। इट वॉज एन एडवाइजरी बॉडी थी, कोई ज़रूरी नहीं था कि इम्प्लीमेंट ही होगा, खाली एडवाइस देती थी। ठीक है, फर्स्ट चांसलर टू द चैम्बर्स वॉज कौन था, महाराजा बीकानेर के जो महाराजा थे गगन सिंह, वो फर्स्ट इंडियन चांसलर बने थे, इसको भी याद रख लेना। अगला क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग election of the Central Legislative Assembly were held under the Government of India Act 1919। इसके अंडर कौन कौन से हेल्ड किए गए थे, 26 का हुआ था और कब का हुआ था, 45 का। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ईयर 1926 एंड 1945 इलेक्शंस ऑफ सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली वाज हेल्ड अंडर, इसके थ्रू ही हुए थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। ठीक, बाकी जो हुए थे अलग अलग एक्ट के थ्रू हुए था, कुछ हुए थे 1935 के थ्रू भी। ठीक है, इन विच ईयर द लास्ट इलेक्शन of Indian legislature under the Government of India Act 1919 was held 45 में 1945 में। The power of president to issue ordinance is a relic of, ordinance इशू करना किस में बताया गया था, 1935 के थ्रू। Viceroy was empowered to promulgate ordinance without the permission of legislative council under the इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 90 वाइसरॉय को 1961 के थ्रू मिल गई थी, है ना। आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट इंट्रोड्यूस द प्रिंसिपल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल ऑटोक्रेसी। कॉन्स्टिट्यूशनल ऑटोक्रेसी किसके थ्रू हुई थी, 1935 के थ्रू। गवर्नमेंट of India Act 1935। The principle of constitutional autocracy was introduced by the Government of India Act 1935। This act vested the executive authority of provinces in governors and of center in the Governor General on the behalf of Crown। 23rd देख लेते हैं। The distribution of power between center and state
एज इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज बेस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लान्स। एक बार फिर पढ़ते हैं। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। अच्छा, फेडरल नेचर की बात कर रहे हैं यहाँ पे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ठीक है। देखते हैं। द सेपरेशन ऑफ पावर वॉज मेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। इट डिवाइडेड द लेजिस्लेटिव पावर बिटवीन द सेंट्रल एंड प्रोविंशियल डायरकी in the province with the diarchy at the center. The act also envisaged the establishment of Federation of India, ठीक है, made up of both British India and some of princely state. However, this part was never implemented. कभी बन ही नहीं पाया था फेडरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है। करंटली हम लोग इंडिया क्या है, फेडरल नेचर ऑफ पॉलिटी शो करती है, ये भी याद रखना। जिसमें क्या होता है कि जो स्टेट गवर्नमेंट्स होती हैं और जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है वो दोनों इक्वल होती हैं, और स्टेट गवर्नमेंट भी इक्वल होती हैं। ये लोग पावर कहाँ से ड्रॉ करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन से ड्रॉ करते हैं पावर, ठीक है। 24 देख लेते हैं। वन अमंग्स द फॉलोइंग was not a salient feature of गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। अभी देख लीजिए कितने क्वेश्चन आए हैं 35 से रिलेटेड। अगर जो 35 एक्ट पढ़ा हुआ है कोई ब्लाइंडली गेस करना चाहे तो 35 पे भी कर सकता है, बट आप करिएगा नहीं, बट मैं बता रहा हूँ 1935 एक्ट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ देम, ठीक है। देख लेते हैं। नॉट अ सैलेंट फीचर पूछा है, ठीक है। द एक्ट प्रोवाइडेड फॉर ऑल इंडिया फेडरेशन, सही है। रेसिडोरी सब्जेक्ट्स वर एलोकेटेड टू प्रोविंशियल लेजिस्लेचर, ऐसा कुछ नहीं था। किसे दे दिया गया था, ये ट्रांसफर कर दिया गया था वॉइसरॉय को, जो कि गवर्नर जनरल से बना हुआ था, ठीक है। वॉइसरॉय कर सकते थे, सेंटर भी नहीं कर सकती थी और प्रोविंस भी नहीं कर सकते थे, तो यही हमारा गलत हो जाएगा। आगे भी देख लेते। इट मार्क द बिगिनिंग ऑफ प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, ठीक है। इट अबॉलिश द डायरकी एट प्रोविंस लेवल एंड इंट्रोड्यूस इट सेंटर। आगे बढ़ते हैं। Which among the following introduced the provincial autonomy in the British India? 35 19 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के थ्रू हुआ था प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, ठीक है। द प्रोविंशियल ऑटोनॉमी इन ब्रिटिश इंडिया वाज इनिशियली इंट्रोड्यूस्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के थ्रू हुआ था, ठीक है। इन विच सेंटर कंट्रोल ओवर प्रोविंस वाज रिलैक्स्ड बाय द सेपरेशन ऑफ central and provincial subject. It also separated provincial budget from the central budget and authorized provincial legislatures to enact their budget, ठीक है। The Government of India Act 1935 further extended and established the provincial autonomy. झारखंड पुलिस सर्विस कमीशन in its first answer key validated option C as a correct answer, but further it is amended the answer D, ठीक है। ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट है हमारा, ठीक है। थोड़ा कंफ्यूजिंग है। सबसे पहले इंट्रोड्यूस किसके थ्रू किया गया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। आप लोग भी इसी को ही मार्क करिएगा। अगर जो ये एक्ट नहीं दिया हुआ है तो 1935 करिएगा। क्लेम करना होगा तो हम बता सकते हैं झारखंड के आंसर की के थ्रू क्लेम किया जा सकता है, जो बाद में वो आपका आंसर कट जाएगा और उसके मार्क्स मिल जाते हैं। 26 देखते हैं। अ फेडरल सिस्टम एंड डायरकी एट द सेंटर की बात कर रहे हैं, ऊंची बात कर रहे हैं, मतलब 1935। द प्रोविजन फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ऑल इंडिया फेडरेशन, कितनी बार सेम क्वेश्चन रिपीट होगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्ट प्रोवाइडेड फॉर द फेडरल पॉलिटी, फिर से फेडरल पॉलिटी की बात कर दी। 1935 का एक्ट तो आपको पढ़ के ही जाना है, इसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। कितने क्वेश्चंस आए हैं रिपीटेड। इन द फेडरेशन एस्टेब्लिश्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 रेसिडोरी पावर, अभी मैंने आपको बताया किसको दी गई थी, गवर्नर जनरल को, ना तो सेंटर को ना ही प्रोविंस को, गवर्नर जनरल को दी गई थी। जैसे करंटली जो रेसिडोरी पावर्स हैं वो किसके पास है,
आप ये आंसर करेंगे, कमेंट करेंगे मुझे, देखता हूँ आपकी पॉलिटी कितनी अच्छी है। 30 क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। द फेडरल सिस्टम proposed under the Government of India Act 1935 was Federation of India. Which one of the following is not an important and permanent constituent in the constitutional history of India as adopted in the Government of India Act 1935? क्या important नहीं है, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के थ्रू। अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द कंट्री, रिटन थोड़ी ना था यार, ये ऐसा कुछ नहीं है। अगले देख लेते हैं। इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव रिस्पॉन्सिबल फॉर लेजिस्लेचर तो था। इनविसाजिंग द स्कीम ऑफ फेडरेशन भी था। नॉमिनेशन ऑफ ऑफिशियल मेंबर टू लेजिस्लेचर भी था, बट रिटर्न से कोई रिलेटेड नहीं है। देख लेते हैं सॉल्यूशन। प्रोविजन फॉर रिटन कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द कंट्री वाज नॉट मेंशन्ड इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, है ना। आगे देखते हैं। Why is the Government of India Act 1935 important? It is the main source of the Constitution of India. ठीक है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो मेजरली उसने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का यूज़ किया है, ठीक है। बहुत सारे प्रोविजंस ओवरलैप करते हैं, एग्जैक्टली मिलते भी हैं। अगला देखते हैं। इट गेव इंडिपेंडेंस नहीं दिया था इसने। इनविसाज पार्टीशन ये भी नहीं है। अबॉलिश द नेटिव स्टेट ये भी नहीं है। एबॉलिश द नेटिव स्टेट नहीं किया था, बस इसके थ्रू क्या हुआ था, बर्मा सेपरेट हो गया था, ये याद रखना। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के थ्रू बर्मा एक अलग कंट्री बन गया था। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हम इस टॉपिक का अपना, वो है विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्ट लेड टू द सेपरेशन ऑफ बर्मा। देखो वही क्वेश्चन आ गया। सी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, बर्मा वॉज सेपरेटेड फ्रॉम द इंडिया इन 1937 अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। और भी कुछ हुआ था, याद करिए, ऊपर बताया था आपको क्या हुआ था, रिवाइज करवा देता हूँ। सिंध प्लस उड़ीसा का फॉर्मेशन हुआ था। चलिए ठीक है, आपको अगर जो किसी भी चीज़ में इशू लगता है आप डेफिनेटली कमेंट करिए, मैं उस पर इम्प्रूव करूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। बाय।